हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन इज नॉट व्हाट यू थिंक बाय जॉन कबर्ट-ज़िन बुक के बारे में। सुबह के 7 बजे थे। रोहन अलार्म की आवाज से चौंक कर उठा। आंखें खुली तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में गया। नोटिफिकेशन, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब एक साथ दिमाग पर टूट पड़े। बिस्तर से उठते उठते ही उसे लगा जैसे थकान पहले से ही मौजूद है। नहाते समय भी दिमाग में ऑफिस की मीटिंग, बॉस की बात और कल की गलती घूम रही थी। नाश्ता करते हुए उसने यूट्यूब खोला और सर्च किया 10 मिनट में मेडिटेशन कैसे करें। एक वीडियो चला। किसी ने कहा आंख बंद करो, सांस देखो, दिमाग खाली करो। रोहन ने कोशिश की, लेकिन 2 मिनट बाद ही उसे याद आया कि गैस बंद की या नहीं। वीडियो खत्म हुआ, टाइमर बजा और रोहन ने राहत की सांस ली। चलो, मेडिटेशन हो गया। ऑफिस पहुंचते ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। किसी की बात से गुस्सा, किसी के मेल से टेंशन और खुद से ही शिकायत की मैं इतना शांत क्यों नहीं रह पाता, रोज मेडिटेशन करता हूं फिर भी। शाम को घर लौटा तो सिर भारी था। उसने सोचा शायद तरीका सही नहीं है। उसने एक नया ऐप डाउनलोड किया, नए नए मेडिटेशन ट्रैक, नई तकनीकें। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई सही बटन होगा जिसे दबाते ही दिमाग शांत हो जाएगा। कुछ दिन बाद रोहन अपने गांव गया। वहां उसकी दादी रहती थी। दादी सुबह जल्दी उठकर आंगन में बैठ जाती थी। न मोबाइल, न हेडफोन, बस चाय, पक्षियों की आवाज और हल्की धूप। रोहन ने देखा कि दादी बहुत साधारण जिंदगी जीती हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती है। एक दिन रोहन ने उनसे पूछ ही लिया, दादी आप कभी टेंशन में नहीं रहती क्या? दादी हंस पड़ी, बोली, कौन कहता है, टेंशन तो आती है, फर्क बस इतना है कि मैं उससे लड़ती नहीं। रोहन को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैं रोज मेडिटेशन करता हूं फिर भी दिमाग भागता रहता है। दादी ने पूछा, तू मेडिटेशन करता है या मेडिटेशन जीता है? रोहन चुप हो गया। दादी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ खेत की तरफ चलने को कहा। रास्ते में मिट्टी की खुशबू थी। दादी धीरे धीरे चल रही थी। हर पेड़, हर मोड़ जैसे उन्हें पहचानता हो। रोहन तेज चलने का आदी था, पर दादी की रफ्तार ने उसे भी धीमा कर दिया। अचानक दादी रुक गई। एक छोटा सा फूल रास्ते के किनारे खिला था। दादी ने उसे देखा, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। रोहन ने पूछा, आप रुक क्यों गई? दादी बोली, बस देखा, अच्छा लगा। उस पल रोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दादी ने न कोई सांस गिनती, न आंख बंद की, न कोई मंत्र बोला, फिर भी उस पल में वे पूरी तरह मौजूद थी। रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेडिटेशन वही है जो दादी कर रही थी, बिना नाम दिए। शाम को दादी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। आटे में हाथ डाले लय में रोटी बेलती जा रही थी। रोहन पास बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक दादी ने कहा, फोन रख दे और बस देख। रोहन ने फोन रखा। उसने देखा दादी के हाथों की हर हरकत, आटे की महक, आग की आवाज। कुछ मिनटों बाद उसे लगा जैसे दिमाग थोड़ा हल्का हो गया है। कोई कोशिश नहीं, कोई नियम नहीं, बस मौजूद रहना। रात को छत पर बैठे हुए दादी ने धीरे से कहा, बेटा मेडिटेशन कोई दवाई नहीं है कि सुबह शाम खा ली और ठीक हो गए। ये तो जीने का तरीका है। रोहन ने पूछा, मतलब? दादी बोली, जब तू खा रहा है तो बस खा, जब चल रहा है तो बस चल, जब दुखी है तो दुख को भी पूरा महसूस कर, भाग मत। रोहन को अपनी जिंदगी याद आई। वह हर पल कहीं और होता था। ऑफिस में घर की सोच, घर में और ऑफिस की। मेडिटेशन भी उसके लिए एक काम था, टू डू लिस्ट का एक आइटम। 20 मिनट टिक लगाया और खत्म। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेडिटेशन कुर्सी से उठने के बाद भी जारी रह सकता है। अगले दिन रोहन दादी के साथ बाजार गया। भीड़ थी, शोर था। पहले ऐसा माहौल उसे परेशान कर देता था, लेकिन आज उसने बस चलने पर ध्यान दिया। पैरों का जमीन से टकराना, लोगों की आवाजें, सब कुछ जैसे एक साथ मौजूद था। उसे शांति नहीं मिली, लेकिन उसे लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी। उसने जाना कि मेडिटेशन का मतलब शांति पैदा करना नहीं, बल्कि जो है उसे स्वीकार करना है। गांव से लौटकर रोहन की जिंदगी फिर वही थी, ऑफिस, ट्रैफिक, जिम्मेदारियां। फर्क बस इतना था कि अब वह मेडिटेशन को करता नहीं था, बल्कि याद रखने की कोशिश करता था। चाय पीते समय कप की गर्मी महसूस करता। बॉस की डांट पर गुस्सा आता तो उसे दबाने की जगह देखता। अच्छा, ये गुस्सा है। कुछ देर बाद गुस्सा खुद ही हल्का हो जाता। एक दिन ऑफिस में बड़ी गलती हो गई। पहले रोहन खुद को कोसता, रात भर सो नहीं पाता। उस दिन भी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उससे भागने की कोशिश नहीं की।
उसने कुर्सी पर बैठकर बस महसूस किया, भारीपन, डर, शर्म, कोई तकनीक नहीं, बस ईमानदारी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि ये भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बस आने जाने वाली मेहमान हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि सांस देखना, बॉडी स्कैन, मंत्र, ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। असली बात यह है कि तुम अपने जीवन के हर पल में कैसे मौजूद रहते हो। क्या तुम खाना खाते हुए भी कल की चिंता कर रहे हो? क्या तुम अपनों से बात करते हुए भी मोबाइल देख रहे हो? अगर हां, तो 20 मिनट का मेडिटेशन तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। धीरे धीरे रोहन ने देखा कि जिंदगी पहले जैसी ही है, समस्याएं, खुशियां, दुख, लेकिन उसका रिश्ता बदल गया है। वह हर पल को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वह बस वहां रहता है। यही वे ऑफ बीइंग है। ये कोई तकनीक नहीं जिसे सीखकर मास्टर कर लिया जाए। यह हर दिन हर पल की याद दिलाने वाली बात है। मैं अभी यहां हूं। एक शाम वह पार्क में बैठा था। लोग दौड़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। उसने अपनी सांस पर ध्यान नहीं दिया, न कुछ खास किया, बस बैठा रहा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हवा चेहरे से टकराई। उसे दादी की बात याद आई, मेडिटेशन जिया जाता है। उस पल उसे लगा कि वह कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं बन रहा, वह बस है। और शायद यही सबसे बड़ी शांति है। पार्क वाली उस शाम के बाद रोहन को लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई नया दरवाजा खुल गया हो, लेकिन उस दरवाजे के उस पार भी सब कुछ वैसा ही था। अगली सुबह वही अलार्म, वही ऑफिस, वही जिम्मेदारियां। फर्क बस इतना था कि अब रोहन जिंदगी को समझने की जगह उसे अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं पुरानी आदतें जिंदा थीं। खासकर एक आदत, हर चीज को सुधारने, आगे बढ़ाने और किसी नतीजे तक पहुंचने की। ऑफिस में उस हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट आया। डेडलाइन टाइट थी, सब लोग भाग दौड़ में थे। रोहन भी पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही दौड़ चल रही थी। कैसे शांत रहूं, कैसे इस तनाव को खत्म करूं। अब उसने मेडिटेशन को जीना सीख लिया था, लेकिन फिर भी वह उससे कुछ पाना चाहता था। शांति, फोकस, कंट्रोल। यानी भीतर कहीं ना कहीं वह अभी भी कर रहा था। एक दिन मीटिंग के बाद रोहन अचानक बहुत थक गया। शारीरिक थकान नहीं, दिमागी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग लगातार आगे की ओर धकेला जा रहा हो। लंच ब्रेक में सब लोग कैंटीन गए, लेकिन रोहन बाहर निकलकर ऑफिस के पीछे बनी छोटी सी सीढ़ी पर बैठ गया। मोबाइल जेब में था, लेकिन उसने निकाला नहीं, बस बैठ गया। कोई ऐप नहीं, कोई टाइमर नहीं, बस बैठना। शुरुआत में उसका दिमाग बेचैन हो गया। यहां बैठकर क्या कर रहा हूं, इससे क्या फायदा, इतने काम पड़े हैं। उसने महसूस किया कि दिमाग किसी भी हालत में खाली बैठना नहीं चाहता। उसे कुछ ना कुछ करना है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो रुकना ही नहीं जानती। वे वहीं बैठा रहा, न सांस गिनी, न कुछ बदला, बस इस बेचैनी को महसूस करता रहा। कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि बेचैनी अपने आप थोड़ा ढीली पड़ रही है। कोई खास सुख नहीं आया, बस दिमाग की दौड़ थोड़ी धीमी हो गई। उस पल उसे समझ आया कि वह कुछ कर नहीं रहा था, फिर भी कुछ बदल गया था। शाम को घर लौटते समय मेट्रो में भीड़ थी। लोग मोबाइल में घुसे हुए थे, कोई वीडियो देख रहा था, कोई मैसेज टाइप कर रहा था। रोहन भी पहले ऐसा ही करता था ताकि समय बर्बाद ना हो, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा। लोगों की आवाजें, ट्रेन की आवाज, अपने शरीर का संतुलन, सब कुछ अपने आप हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि खड़े रहने के लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है। यहीं से उसे नॉन डूइंग की हल्की सी झलक मिली। कुछ ना करना, लेकिन जिंदा होना पूरी तरह। यह आलस नहीं था, वह भाग नहीं रहा था, वह बस इस पल में गिरने दे रहा था खुद को। अगले रविवार रोहन ने कुछ अलग किया। उसने दिन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया, न शॉपिंग लिस्ट, न टू डू। सुबह उठकर उसे अजीब सा खालीपन लगा। दिमाग बोला, कुछ तो कर। वह बालकनी में जाकर बैठ गया। धूप आ रही थी, सामने एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। रोहन बस देखता रहा। समय जैसे खींच गया। आधा घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पहले उसे लगता था कि बिना कुछ किए बैठना समय की बर्बादी है। अब उसे लग रहा था कि शायद वह पहली बार समय के साथ लड़ नहीं रहा, वह समय को भरने की कोशिश नहीं कर रहा था। दोपहर में मां का फोन आया, किसी बात को लेकर शिकायतें, चिंता। पहले रोहन बीच बीच में सलाह देने लगता, समाधान खोजने लगता।
उस दिन उसने बस सुना, बिना ठीक किए, बिना कुछ करने के। कॉल खत्म होने के बाद उसे लगा कि बातचीत ज्यादा गहरी थी। उसे समझ आया कि हर पल में कुछ करना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ मौजूद रहना ही काफी होता है। सोमवार को ऑफिस में फिर वही दबाव। इस बार बॉस ने सबके सामने रोहन की एक गलती गिना दी। दिल तेज धड़कने लगा। दिमाग ने तुरंत कहा, खुद को बचाओ, कुछ कहो। लेकिन रोहन ने एक पल रुककर सिर्फ महसूस किया, गर्मी, घबराहट, शर्म। उसने तुरंत कुछ नहीं किया। कुछ सेकंड बाद उसने शांति से जवाब दिया। मीटिंग खत्म हुई। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि मामला उतना बड़ा नहीं था जितना दिमाग बना रहा था। उसे साफ दिखने लगा कि दिमाग का काम है दौड़ना, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ बनना। नॉन डूइंग का मतलब दिमाग को मार देना नहीं, बल्कि उसे हर पल फॉलो न करना, कभी कभी उसे रुकने देना। एक दिन फिर दादी का फोन आया। रोहन ने उन्हें अपनी उलझन बताई। दादी, कुछ ना करना बहुत अजीब लगता है मैं पीछे रह जाऊंगा। दादी हंसी, बोली, बेटा, नदी को बहने के लिए धक्का नहीं देना पड़ता। जब तू हर समय धक्का देता है तभी थकता है। यह बात रोहन के दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि जिंदगी में बहुत कुछ अपने आप होता है, सांस, चलना, सुनना, समझना। हम बस बीच में दखल देते रहते हैं। नॉन डूइंग का मतलब उस दखल को थोड़ी देर के लिए हटाना। अब रोहन मेडिटेशन के लिए अलग से बैठने की कोशिश नहीं करता था। कभी कभी करता, कभी नहीं, लेकिन दिन में कई छोटे छोटे पल ऐसे होते थे जब वह कुछ नहीं करता था। बस खिड़की से बाहर देखता, चाय की भाप देखता, बारिश की आवाज सुनता। न कोई लक्ष्य, न कोई फायदा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह कम करता है तब चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। फैसले अपने आप बेहतर होने लगे, क्योंकि वह उन्हें जबरदस्ती नहीं निकाल रहा था। एक शाम वह फिर उसी पार्क में गया। वही बेंच, वही रास्ता। इस बार वह शांति खोजने नहीं गया था, वह बस बैठने गया था। पास में एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, फिर भी माहौल भारी नहीं था। रोहन को लगा जैसे कुछ न करना भी एक साझा अनुभव हो सकता है। उसे समझ आया कि नॉन डूइंग कोई खास अवस्था नहीं है जहां पहुंचकर सब बदल जाता है। ये एक नरम सा रुकना है, बार बार दिमाग की भागती ट्रेन से उतरना, बिना अगला स्टेशन पूछे। अब जब भी जिंदगी बहुत तेज लगती, रोहन खुद से कहता, अभी कहीं नहीं जाना, और बस यहीं रुक जाता। कभी 2 मिनट, कभी 10। नॉन डूइंग उसकी जिंदगी से भागने का तरीका नहीं बना, बल्कि जिंदगी में पूरी तरह उतरने का तरीका बन गया। और यही उसे सबसे बड़ा सबक लगा कि इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ न कुछ बनने की दौड़ में है, वहां थोड़ी देर के लिए कुछ न बनना भी एक गहरी आजादी है। पार्क वाली बेंच, नॉन डूइंग की आदत और दिमाग की दौड़ से उतरने के बाद रोहन को लगने लगा था कि अब वह सही रास्ते पर है। फिर भी एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। जब कभी वह शांत रहता, उसे लगता, हाँ, यही मेडिटेशन है। लेकिन जिन दिनों दिमाग भारी होता, गुस्सा आता या मन बिल्कुल ऊब जाता, उन दिनों वह खुद को असफल मान लेता। उसे लगता, आज तो मेडिटेशन ही नहीं हुआ। एक सोमवार की सुबह ऐसा ही दिन था। नींद पूरी नहीं हुई थी, सिर भारी था। ऑफिस पहुंचते ही एक के बाद एक मेल, सब में जल्दबाजी। रोहन का मन चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। उसे अचानक याद आया कि किताबों और वीडियो में लोग मेडिटेशन को कितनी शांति से जोड़ते हैं। वह सोचने लगा, मैं तो उल्टा और ज्यादा बिगड़ रहा हूं। लंच ब्रेक में वह फिर उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहां कभी नॉन डूइंग की पहली झलक मिली थी। आज वह शांति पाने नहीं बैठा था, बल्कि शिकायत लेकर बैठा था। दिमाग में बस यही चल रहा था, इतना अभ्यास करने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है। उसने आंखें बंद की और कुछ सेकंड बाद ही झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे मेडिटेशन उसके बस की बात नहीं। उस दिन शाम को घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। ट्रैफिक जाम, लोग हॉर्न बजा रहे थे। रोहन बाइक पर फंसा हुआ था। पहले वह ऐसे मौकों पर या तो गाने चला लेता था या झल्लाता रहता था। आज भी झुंझलाहट आ रही थी, लेकिन साथ ही एक अलग सी जागरूकता भी थी। अच्छा, ये झुंझलाहट है। उस पल उसे थोड़ा अजीब लगा। झुंझलाहट वही थी, लेकिन उसके साथ उसका रिश्ता थोड़ा बदल गया था। वह उसमें डूब नहीं रहा था, बस उसे देख रहा था, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और वह दर्शक बन गया हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, कभी मन शांत, कभी बेचैन, कभी बिल्कुल सुन्न। रोहन हर बार खुद को जज करने लगता। आज अच्छा था, आज खराब था। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ा झटका लगा। जिस प्रोजेक्ट पर वह महीनों से काम कर रहा था,
उसे किसी और टीम को दे दिया गया। बॉस ने कहा, मैनेजमेंट का फैसला है। रोहन के अंदर कुछ टूट सा गया, गुस्सा, दुख, बेबसी, सब एक साथ। वह सीधे वॉशरूम में गया, दरवाजा बंद किया और आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, दिल तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग ने कहा, यह गलत है, कुछ करो, लड़ो। लेकिन शरीर जैसे थक चुका था। वह वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं किया, न खुद को समझाया, न पॉजिटिव बनने की कोशिश की। बस जो था उसे रहने दिया। गुस्सा, दुख, जलन, सब। उसे एहसास हुआ कि ये भावनाएं उससे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वह हमेशा उन्हें दबाने या बदलने की कोशिश करता रहा है। उस दिन घर जाकर उसने दादी को फोन किया। आवाज भारी थी। दादी ने सब सुना, फिर बोली, बेटा, जब खेत में कीचड़ होता है तो किसान उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि यही कीचड़ फसल को ताकत देगा। रोहन को यह बात सीधे दिल में लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद दिमाग की हर हालत खराब नहीं होती, शायद हर भावना एक गलती नहीं होती जिसे ठीक करना जरूरी हो। अगली सुबह वह देर तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, बस छत को देखता रहा। मन बिल्कुल बोर हो रहा था। उसे लगा, ये तो सबसे बेकार हालत है। फिर उसे एक पल के लिए रुककर ख्याल आया, अगर हर हालत मेडिटेशन हो सकती है तो ये बोरियत क्यों नहीं? उसने पहली बार बोरियत को भागने की बजाय देखा। कैसी लगती है बोरियत? शरीर में कहां महसूस होती है? उसे एहसास हुआ कि बोरियत उतनी भयानक नहीं है जितना दिमाग बताता है। वह बस एक खालीपन है जिसमें कुछ भी हो सकता है। ऑफिस में एक दिन किसी सहकर्मी ने उस पर बेवजह इल्जाम लगा दिया। पहले रोहन तुरंत रिएक्ट करता। उस दिन भी गुस्सा आया, लेकिन उसके साथ एक जागरूकता भी थी। अच्छा, यह गुस्सा है। उसने महसूस किया कि गुस्सा उठता है, थोड़ी देर रहता है, फिर खुद ही बदलने लगता है। उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे रोहन को यह साफ दिखने लगा कि मेडिटेशन का मतलब किसी खास मन की हालत में पहुंचना नहीं है। न खाली दिमाग, न हमेशा खुशी। दिमाग तो मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश। सवाल यह नहीं है कि मौसम कैसा है, सवाल यह है कि तुम मौसम से लड़ रहे हो या उसे देख पा रहे हो। एक रविवार वह फिर पार्क गया। इस बार मन बिल्कुल सुन्न था, न खुशी न दुख, बस एक अजीब सी खाली खाली सी भावना। पहले वह इसे कुछ नहीं हो रहा मानकर उठ जाता। आज वह वहीं बैठा रहा। उसने देखा कि सुन्नपन भी एक अनुभव है, उसमें भी एक हल्की सी शांति छुपी है। अगर तुम उससे लड़ो नहीं। पास में बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। रोहन को जलन भी हुई, ये कितने खुश हैं। उसने उस जलन को भी देखा। पहली बार उसे लगा कि हर भावना को सही या गलत के तराजू में तौलने की जरूरत नहीं। अब रोहन समझ चुका था कि राइट स्टेट ऑफ माइंड जैसी कोई चीज नहीं होती। जो भी मन की हालत है वही शुरुआत है, वही रास्ता है। अगर तुम गुस्से में हो और जानते हो कि तुम गुस्से में हो तो वही मेडिटेशन है। अगर तुम बेचैन हो और उसे महसूस कर रहे हो तो वही जागरूकता है। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह खुद से लड़ता नहीं था। पहले वह कहता था, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वह कहता था, अभी ऐसा है। और बस यही फर्क सब कुछ बदल देता था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने खुद से कहा, आज मन भारी है। और पहली बार उसे यह वाक्य हल्का लगा, क्योंकि वह उसे ठीक करने नहीं जा रहा था, वह उसे समझने जा रहा था। उसे याद आया कि दादी ने कभी कहा था, दर्द तब बढ़ता है जब हम उससे भागते हैं। अब उसे यह बात सिर्फ समझ नहीं आ रही थी, वह जी रहा था। रोहन की जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हर भावना उसके लिए दुश्मन नहीं थी। वह जान गया था कि मेडिटेशन कोई खास अनुभव पाने की दौड़ नहीं है, ये तो हर अनुभव के साथ बैठने की हिम्मत है। और शायद यही सबसे गहरी आजादी है, ये जान लेना कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक होने की जरूरत है। उस दिन के बाद जब रोहन ने यह मानना सीख लिया था कि कोई सही मन की हालत नहीं होती, उसकी जिंदगी थोड़ी नरम हो गई थी। लेकिन दिमाग अभी भी अपनी पुरानी चालें चलना नहीं भूला था। फर्क बस इतना था कि अब रोहन उन्हें पहचानने लगा था। फिर भी एक चीज थी जो उसे बार बार उलझा देती थी, उसके अपने ही विचार। एक मंगलवार की रात थी। ऑफिस से लौटकर वह थका हुआ बिस्तर पर लेटा था। मोबाइल साइलेंट पर था, लाइट बंद, बाहर सब शांत था, लेकिन उसके अंदर शोर मचा हुआ था। दिमाग बोल रहा था, तू पीछे रह गया है, तेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, दूसरे आगे निकल रहे हैं, तू कुछ खास नहीं कर पाएगा। ये आवाजें नई नहीं थीं, बचपन से कहीं ना कहीं उसके साथ थी। पहले वह इन्हें सच मान लेता था,
अब वह इन्हें सुन रहा था, लेकिन फिर भी ये उसे परेशान कर रही थी। वो उठकर बैठ गया। मन में आया कि ध्यान करे, लेकिन फिर उसे याद आया, ध्यान करने का मतलब विचार रोकना नहीं है। वह बस बैठ गया, आंखें खुली थी। कमरे की हल्की रोशनी में दीवार को देखता रहा और साथ साथ दिमाग की बातें सुनता रहा। उसने पहली बार गौर किया कि विचार अपने आप आ रहे हैं। उसने किसी को बुलाया नहीं, उसने किसी को पकड़कर नहीं रखा। एक विचार आया, कल मीटिंग खराब जाएगी। फिर दूसरा, तू हमेशा गलती करता है। फिर तीसरा, काश जिंदगी अलग होती। ये विचार एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, फिर भी दिमाग उन्हें जोड़कर एक कहानी बना रहा था, एक फिल्म जिसमें वही हीरो भी था और विलेन भी। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। ये सब बातें उसके बारे में थीं, लेकिन क्या ये वे खुद थी या बस दिमाग की आवाज? अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी बात हो गई। एक सीनियर ने मजाक में कह दिया, रोहन तुम हमेशा स्लो रहते हो। सब हंस दी। रोहन भी ऊपर ऊपर से हंस दिया, लेकिन अंदर कुछ चुभ गया। दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। देखा, सब यही सोचते हैं, तू कभी तेज नहीं हो पाएगा, लोग तुझे हल्के में लेते हैं। पहले ऐसे मौकों पर वह पूरा दिन इसी सोच में डूबा रहता। आज भी वही विचार आए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने नोटिस किया कि ये विचार किसी पुराने पैटर्न से आ रहे हैं, जैसे दिमाग के अंदर कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। लंच ब्रेक में वे बाहर टहलने चला गया। चलते चलते उसने खुद से कहा, ये विचार हैं, मैं नहीं। ये कहना आसान था, मानना मुश्किल। फिर भी उसने कोशिश की। उसने सोचा, अगर ये विचार सच है तो क्या हर पल सच रहते हैं? क्या कभी ऐसा पल नहीं आया जब वह स्लो नहीं था? जवाब अपने आप मिल गया, ऐसे कई पल थे। उसने महसूस किया कि दिमाग हर समय एक कहानी सुनाता रहता है। तू ऐसा है, तेरे साथ ऐसा ही होगा, दुनिया ऐसी है। और हम बिना सवाल किए उस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे कोई रेडियो चल रहा हो और हम मान लें कि वही सच्चाई है। शाम को घर लौटते समय मेट्रो में वह खड़ा था। सामने शीशे में उसका चेहरा दिख रहा था। अचानक दिमाग ने कहा, तू थका हुआ दिख रहा है, बूढ़ा हो रहा है, समय निकल रहा है। रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया। पहली बार उसे यह सब थोड़ा मजाकिया लगा, जैसे दिमाग कोई ड्रामा कर रहा हो। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने विचार होता तो मैं उन्हें रोक सकता, लेकिन वह रोक नहीं पा रहा था। इसका मतलब साफ था, विचार कुछ और है और वह कुछ और। रविवार को वह फिर पार्क गया। वही बेंच, वही पेड़। इस बार वह किसी भावना या शांति की तलाश में नहीं था। वह बस बैठा और देखता रहा कि दिमाग क्या करता है। कभी किसी पुराने झगड़े की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई बेकार सा सीन। सब आ जा रहे थे। वह पहली बार किसी नदी के किनारे बैठे इंसान जैसा महसूस कर रहा था, जो बहते पानी को देख रहा हो, उसमें कूद नहीं रहा। उसे याद आया कि पहले वह हर विचार के साथ बह जाता था। एक नकारात्मक सोच आती और वह पूरा दिन उसी में डूब जाता। अब वह किनारे बैठा था, पानी वहीं था, बहाव वहीं था, लेकिन वह भीग नहीं रहा था। उसी शाम दादी का फिर फोन आया। रोहन ने उन्हें बताया कि उसके दिमाग में कितनी बातें चलती रहती हैं। दादी हंसकर बोली, बेटा, आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं। क्या आसमान बादल बन जाता है? रोहन चुप हो गया। बात सीधी थी लेकिन गहरी। अगले कुछ दिनों में उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जब भी कोई भारी विचार आता, वह खुद से कहता, सोच आ रही है, बस इतना। न उसे हटाने की कोशिश, न उसे सही गलत ठहराने की, बस नाम दे देता। और अजीब बात यह थी कि नाम देते ही उस विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती। एक दिन अचानक पुरानी गलती की याद आई, जिससे उसे बहुत शर्म आती थी। दिमाग बोला, तू हमेशा ऐसा ही था। पहले वह इस सोच में डूब जाता। उस दिन उसने बस कहा, अच्छा, यह पुरानी याद है। और थोड़ी देर बाद वह याद हल्की हो गई। पूरी तरह गई नहीं, लेकिन वह उसके ऊपर हावी भी नहीं रही। उसे अब समझ आने लगा था कि समस्या विचारों का होना नहीं है। समस्या यह मान लेना है कि हर विचार सच है, जरूरी है और उसी पर चलना है। दिमाग एक कहानीकार है, उसका काम ही कहानी बनाना है, लेकिन हर कहानी हकीकत नहीं होती। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला। दिमाग ने तुरंत कहा, यह तेरे बस का नहीं। रोहन ने उस आवाज को सुना, लेकिन उसने उसे ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने दिया। उसने काम शुरू किया, डर के साथ। डर गया नहीं, लेकिन वे फैसला लेने वाला भी नहीं बना। धीरे धीरे रोहन को एक आजादी महसूस होने लगी। अब वह अपने दिमाग का गुलाम नहीं था।
दिमाग था, विचार थे, लेकिन वह उनसे थोड़ा अलग खड़ा हो सकता था। यह दूरी ही उसकी ताकत बन गई। एक रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों के बीच बादल आ जा रहे थे। उसके दिमाग में भी विचार आ जा रहे थे। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ इस शरीर या इन सोचों तक सीमित नहीं है। वह जगह है जहां ये सब आकर गुजरते हैं। उसे समझ आया कि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तब जिंदगी हल्की हो जाती है। तब हर सोच को साबित या मिटाने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस देख सकते हो। और शायद यही असली ध्यान है, दिमाग को शांत करना नहीं, बल्कि दिमाग के शोर के बीच खुद को पहचान लेना। जब रोहन यह समझने लगा था कि वह अपने विचार नहीं है, तब उसे लगा था कि अब चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे ही दिमाग की पकड़ ढीली पड़ी, जिंदगी हल्की हो जाएगी। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन जिंदगी शायद इतनी सीधी कभी होती ही नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ विचारों से नहीं बनती। उसमें हालात होते हैं, लोग होते हैं, नुकसान होते हैं, और ऐसे मोड़ होते हैं जहां सिर्फ समझ होना काफी नहीं होता। एक सुबह ऑफिस जाते समय रोहन के पिता का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। तेरी मां को अस्पताल ले जा रहे हैं, बस इतना कहा और फोन कट गया। रोहन के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। दिमाग ने तुरंत हजारों कहानियां बना दी। कुछ बहुत बुरा हो गया है, मैं वहां नहीं था, अगर कुछ हो गया तो। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसने बिना सोचे ऑफिस को मैसेज किया और सीधा अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर ट्रैफिक, हॉर्न, शोर। पहले वह इन सब पर झुंझलाता। आज भी झुंझलाहट थी, डर भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी जागरूकता भी थी। अभी डर है। डर कम नहीं हुआ, लेकिन वह अकेला भी नहीं था। वह डर को महसूस कर रहा था, उसमें डूब नहीं रहा था। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि मां को हार्ट से जुड़ी परेशानी हुई है। हालत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर कोशिश कर रहे थे। रोहन वेटिंग एरिया में बैठ गया। वहां नॉन डूइंग काम नहीं आ रहा था, न ही यह सोचना कि मैं अपने विचार नहीं हूं। वहां सिर्फ एक सच्चाई थी, अनिश्चितता। वेटिंग एरिया में लोग थे। कोई रो रहा था, कोई चुप बैठा था, कोई फोन पर झूठी तसल्ली दे रहा था। रोहन पहली बार महसूस कर रहा था कि जिंदगी सिर्फ अच्छे और शांत पलों का नाम नहीं है। ये डर, दर्द और इंतजार भी है। उसका दिमाग बार बार भाग रहा था, लेकिन वह उसे पकड़कर वापस नहीं ला रहा था। वह बस उस हालत में बैठा था जैसे है। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन आगे का रास्ता लंबा था। राहत और डर दोनों एक साथ आए। रोहन को लगा कि उसका दिल एक साथ रो भी रहा है और शुक्रिया भी अदा कर रहा है। पहले वह ऐसी मिली जुली भावनाओं को समझ नहीं पाता था, अब वह उन्हें रहने दे रहा था। अगले कई दिन अस्पताल के चक्कर, दवाइयां, रिपोर्ट्स में निकल गए। रोहन थक गया था, शारीरिक नहीं, अंदर से। कई बार उसे लगा कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए। फिर उसे याद आया, माइंडफुलनेस भागने के लिए नहीं है, यह सब कुछ झेलने की ताकत देने के लिए है। एक रात अस्पताल की कैंटीन में बैठा वह चाय पी रहा था। चाय फीकी थी, माहौल भारी। दिमाग ने कहा, यह सब बहुत ज्यादा है। और सच में था। जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी। उसी पल उसे फुल कैटास्ट्रोफ का मतलब समझ आने लगा। जिंदगी का पूरा हंगामा, पूरा तूफान। उसने महसूस किया कि वह इस तूफान से बाहर नहीं निकल सकता, न ही उसे ठीक कर सकता है, लेकिन वह इसके बीच में खड़ा रह सकता है, गिरते हुए, थकते हुए, डरते हुए भी। मां की हालत में उतार चढ़ाव आता रहा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बहुत भारी। रोहन ने देखा कि उसका दिमाग हर अच्छे दिन में उम्मीद से भर जाता और हर बुरे दिन में टूट जाता। अब वह इन दोनों को देख पा रहा था। न उम्मीद को पकड़कर बैठ रहा था, न निराशा में डूब रहा था। एक दिन मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू ठीक है ना? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह खुद को मजबूत दिखाने में इतना व्यस्त था कि अपनी थकान को देखा ही नहीं। उसने पहली बार बिना शर्म के कहा, नहीं, थक गया हूं। मां ने बस उसका हाथ दबाया। उस स्पर्श में कोई समाधान नहीं था, फिर भी बहुत कुछ था। उसे समझ आया कि जिंदगी का फुल कैटास्ट्रोफ यही है, जहां समाधान नहीं होते, लेकिन साथ होना होता है। जहां सवाल रहते हैं, जवाब नहीं। कुछ हफ्तों बाद मां घर आ गई। हालत स्थिर थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। रोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, नींद कम हो गई थी। कई बार वह चिड़चिड़ा हो जाता। पहले वह खुद को इसके लिए दोष देता, अब वह बस देखता, अच्छा, थकान है। एक शाम वह बालकनी में खड़ा था। नीचे बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। ऊपर उसके घर में दवाइयों की गंध थी। खुशी और चिंता एक साथ मौजूद थी। पहले उसे लगता था कि या तो सब ठीक होना चाहिए
या सब खराब? अब वह देख पा रहा था कि दोनों साथ चल सकते हैं। दादी का फिर फोन आया। उन्होंने पूछा, कैसा है? रोहन ने कहा, सब कुछ एक साथ है दादी। दादी हंसी। बस यही जिंदगी है, इसे पूरा पकड़ना सीख। रोहन को समझ आया कि माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं है कि दर्द चला जाए या जिंदगी आसान हो जाए। इसका मतलब है कि जब जिंदगी अपना पूरा रूप दिखाए, गड़बड़, डरावनी, सुंदर, तब तुम उससे मुंह न मोड़ो। कुछ दिन बाद ऑफिस लौटा। काम वही था, लेकिन रोहन वही नहीं था। अब वह जान चुका था कि जिंदगी कोई साफ सुथरी कहानी नहीं है। यह अधूरी, टूटी फूटी, फिर भी जीने लायक है। एक दिन पार्क में बैठा वह यह सब सोच रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, उसके अंदर भी बहुत कुछ हिल रहा था। उसने खुद से कहा, यह सब भी जिंदगी है। और पहली बार उसे यह बात भारी नहीं लगी। उसे समझ आया कि फुल कैटास्ट्रॉफ से भागने की कोशिश ही असली दुख है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब दुख दुख ही रहता है, लेकिन वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गहरा बनाता है। अब रोहन शांति की तलाश नहीं करता था, वह जगह की तलाश करता था अपने अंदर, जहां वह खुशी और दर्द दोनों को एक साथ रख सके। और शायद यही असली संतुलन है, जिंदगी को पूरा जीने की हिम्मत। मां के अस्पताल वाले दौर के बाद रोहन की जिंदगी बाहर से फिर से नॉर्मल दिखने लगी थी। ऑफिस, काम, घर, जिम्मेदारियां सब अपनी जगह थे, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब जिंदगी को पूरा पूरा देख चुका था, उसके अच्छे और बुरे दोनों चेहरे। फिर भी एक खालीपन था जिसे वह ठीक से शब्द नहीं दे पा रहा था। थकान अब सिर्फ शरीर की नहीं रही थी, वह अंदर तक उतर गई थी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने महसूस किया कि वह पूरे दिन दूसरों के लिए मौजूद रहता है, बॉस के लिए, टीम के लिए, घर में मां के लिए, पिता के लिए, लेकिन खुद के लिए जैसे कहीं नाम ही नहीं था। वह सबके सवालों के जवाब देता था, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछता था कि तू कैसा है। उस दिन वह घर आकर सीधे कमरे में चला गया, मोबाइल साइलेंट किया, लाइट धीमी कर दी। कोई मेडिटेशन ऐप नहीं खोला, कोई लक्ष्य नहीं रखा, बस बिस्तर पर बैठ गया। ना आंखें बंद की, ना कोई तकनीक अपनाई, बस बैठा रहा। शुरुआत में मन ने विरोध किया, इतना काम पड़ा है, यहां बैठकर क्या मिलेगा, तू समय बर्बाद कर रहा है। ये आवाजें पहले भी आती थी। फर्क ये था कि आज वह उनसे लड़ नहीं रहा था, वह खुद से कह रहा था, ठीक है, आज कुछ नहीं करना। ये कुछ नहीं करना उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे वह कोई नियम तोड़ रहा हो। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि काम करो, आगे बढ़ो, कुछ बनो। आज वह बस बैठा था, बिना कुछ बने, बिना कुछ किए। कुछ मिनटों बाद उसने अपने शरीर को महसूस किया। कंधों में जकड़न थी, आंखों में हल्की जलन, दिल में एक थकान। उसने खुद से कहा, अच्छा तू थका हुआ है। इसमें कोई सलाह नहीं थी, कोई समाधान नहीं, बस मान लेना। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अपने आप से पहली बार ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी दोस्त से करता है, बिना जजमेंट, बिना सुधारने की कोशिश। अगले दिन रविवार था, कोई मीटिंग नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। फिर भी सुबह उठते ही दिमाग ने लिस्ट बनानी शुरू कर दी। घर की सफाई, ईमेल, प्लानिंग। रोहन ने पहली बार उस लिस्ट को पूरा न करने का फैसला किया। उसने चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गया। धूप हल्की थी, सड़क पर लोग जा रहे थे, कोई जल्दी में, कोई आराम से। रोहन ने खुद से कहा, आज मैं भी बस यहां हूं। कोई बेहतर बनने की कोशिश नहीं, कोई शांत होने की मजबूरी नहीं। उसे याद आया कि वह हमेशा खुद को किसी न किसी प्रोजेक्ट की तरह देखता रहा है। इंप्रूव करना है, ठीक करना है, आगे ले जाना है। आज वह खुद को एक इंसान की तरह देख रहा था, जो थका है, उलझा है, लेकिन फिर भी ठीक है। दोपहर को मां ने आवाज दी। दवा का समय था। रोहन गया, दवा दी, पानी दिया। मां ने उसे देखा और कहा, आज तू शांत लग रहा है। रोहन मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि वह शांत है या नहीं, लेकिन वह खुद के साथ सख्त नहीं था। शाम को वह पार्क गया, वही बेंच, वही पेड़। पहले यह जगह उसके लिए अभ्यास की जगह थी, देखने की, समझने की। आज वह बस बैठा। उसने महसूस किया कि उसे किसी अनुभव को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है वही काफी है। उसे अचानक एहसास हुआ कि खुद के साथ बैठना इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तब सब कुछ सामने आ जाता है। थकान, डर, अधूरी इच्छाएं, हम इन्हीं से भागने के लिए व्यस्त रहते हैं। उस दिन उसने भागने से मना कर दिया। रात को घर आकर उसने डायरी खोली। बहुत दिनों बाद लिखा कुछ खास नहीं, बस एक लाइन, आज मैंने खुद के साथ समय बिताया। ये लाइन लिखते हुए उसकी आंखें भर आईं।
उसे समझ आया कि उसने सालों से खुद को कितना नजरअंदाज किया है। अगले हफ्ते ऑफिस में एक सहकर्मी गलती कर बैठा, काम अटक गया। पहले रोहन चिड़चिड़ा हो जाता, उस दिन भी हल्की झुंझलाहट आई, लेकिन उसके साथ एक नरमी भी थी। उसने देखा कि सामने वाला भी थका हुआ है, उलझा हुआ है। उसने गुस्से की जगह समझ से बात की। उसे हैरानी हुई कि यह नरमी कहां से आई। फिर उसे एहसास हुआ, जब उसने खुद से दोस्ती की तब दूसरों के लिए भी दिल थोड़ा खुल गया। एक दिन मेट्रो में एक आदमी किसी बुजुर्ग पर चिल्ला रहा था। पहले रोहन या तो गुस्सा करता या नजरें फेर लेता। उस दिन उसने उस आदमी के चेहरे पर दर्द देखा। सही नहीं था उसका व्यवहार, लेकिन इंसान वही था, उलझा हुआ। रोहन ने बुजुर्ग की मदद की, बिना नफरत के। अब उसे समझ आने लगा था कि खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक गहरा प्रेम है। ऐसा प्रेम जो शर्तों पर नहीं टिका। जब मैं कुछ कर लूंगा तब खुद को समय दूंगा, यह सौदा उसने तोड़ दिया था। एक रात वह फिर कमरे में बैठा, कुछ नहीं कर रहा था, बस सांस चल रही थी। दिमाग में विचार आ रहे थे, शरीर थका था। उसने खुद से कहा, तू जैसा है ठीक है। ये वाक्य उसने पहले भी सुना था, लेकिन आज पहली बार उस पर यकीन किया। उसे समझ आया कि यह एक रेडिकल एक्ट ऑफ लव है। इस दुनिया में जहां हर चीज की कीमत उसके आउटपुट से तय होती है, वहां खुद से कहना कि तू सिर्फ होने के लिए काफी है। यह प्यार कोई भावुक बात नहीं थी, यह रोज का अभ्यास था, कभी आसान कभी मुश्किल, लेकिन असली। धीरे धीरे रोहन ने देखा कि वह दूसरों से भी वही उम्मीदें कम करने लगा है। अब वह चाहता नहीं था कि सब परफेक्ट हो, वह बस चाहता था कि सब इंसान रहे। एक शाम दादी का फोन आया। रोहन ने कहा, दादी मैं अब कुछ नहीं करता, बस बैठता हूं। दादी हंसी, तभी तो तू जीना सीख रहा है। फोन कटने के बाद रोहन देर तक बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि यह बैठना आलस नहीं है, यह खुद को समय देना है, खुद को सुनना है।